ओके मैंने वो नहीं, वैसे राबिया आती होगी, क्लास, आज क्यों नहीं आई? हाँ, नहीं लेकिन वो भी सिर्फ राबिया ही होती है ना, बस और तो सब इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई भी नहीं होता। सर मैं बाकियों को तो कहती हूँ ना, तो आगे से वो लोग कहते हैं हम सर की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। अब वो ज़्यादा नहीं रहता, रहता थोड़ा ही है, लेकिन सारा टेक्निकल है, करने वाला है। अच्छा भाई, अच्छा पिछली क्लास छोड़ दो, उसमें अगर कोई मसला भी है तो छोड़ दो, वो जो स्ट्रिंग्स थे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर याद करने वाला है, और वो जब मतलब वक्त आता है तो बंदा तभी उसको इस्तेमाल करता है। ऐसे उसको पढ़ाना जो है ना, वो बड़ा अजीब सा काम है। एज ए टॉपिक उसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल सा अजीब सा काम है। दो टॉपिक्स आपके रहते हैं, जैसा बार बार बता रहा हूँ, एक फाइल्स है, एक आज करेंगे, एक कल करेंगे। तो फाइल्स क्या है और कैसे चलता है। फाइल्स आते हैं आपके कोड के अंदर परसिस्टेंस, ठीक है। बात सिंपल सी है कि तुम्हारा कोड जो है वो कैलकुलेशंस करता है वेरिएबल्स और अरेज में। तो तुम्हारा प्रोग्राम चलता है, वो कुछ इनपुट लेता है, वेरिएबल्स में लेता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, और जवाब निकाल के एंड पे अगेन मतलब वेरिएबल्स में स्टोर कर देता है, ठीक है ना। यानी तुम्हारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है ना, वो स्टोर्ड होती है इन वेरिएबल्स बेसिकली, ठीक है। यानी तुम जो रिजल्ट निकालते हो, कैलकुलेशन करते हो, वो एंड पे जाके एक वेरिएबल में स्टोर हो। अब जब प्रोग्राम खत्म होता है, तो वो वेरिएबल्स सारे जो हैं वो बजाते खुद कहाँ पे हैं, वो रैम में है। वेरिएबल्स तो वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि वो रैम के अंदर है। और जब प्रोग्राम खत्म होता है तो रैम आपकी सारी खत्म हो जाती है, मतलब उस प्रोग्राम की सारी जो मेमोरी है वो खत्म हो जाती है। तो जो डेटा आपके प्रोग्राम ने प्रोड्यूस किया होता है, जो रिजल्ट्स निकाले होते हैं, वो सारे के सारे उड़ जाते हैं, ठीक है। इस मसले का सलूशन जो है वो फाइल्स है। तो फाइल्स गिव persistence टू योर प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि योर आउट यानी जो प्रोग्राम की आउटपुट है, प्रोग्राम आउटपुट कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली इन फाइल्स। वेरिएबल में तुमने जितनी भी कैलकुलेशन कर ली, वो तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो वेरिएबल मर गए, खत्म हो गए। तो अगर प्रोग्राम मरने से पहले वो वेरिएबल्स जाके फाइल में अपनी आउटपुट रखवा दें, तो फाइल तो पक्की है, फाइल्स तो परमानेंट है, वो तो मतलब तुम्हारे डेस्कटॉप पे पड़ी नहीं है और वो पड़ी रहेंगी, तो वो आउटपुट जो है वो परसिस्ट कर जाती है, परमानेंट हो जाती है, ठीक है। फाइल्स किसी भी किस्म की हो सकती हैं, एक्सेल की फाइल्स हो सकती हैं, वर्ड की फाइल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टेक्स्ट फाइल से शुरू होता है। बल्कि सी प्लस में तो आप एक्सेल वगैरह पढ़ोगे भी नहीं, वो आप जावा में जाके आगे करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जगह पे अपने सेम रहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि तुम हो सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम, ठीक है। तुम बेसिकली एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हो जो अभी तक कनेक्टेड है दो चीज़ों के साथ, कीबोर्ड और स्क्रीन। कीबोर्ड से वो डेटा अंदर लेके आता है और स्क्रीन पे वो डेटा बाहर भेजता है, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन है उसका, वो स्ट्रीम्स के ज़रिए से है। तुम्हें पता है कि तुमने एक आईओ स्ट्रीम, एक इनपुट स्ट्रीम रखी हुई है, एक आउटपुट स्ट्रीम रखी हुई है, जिसकी मदद से तुम ये सारा काम चलाते हो। अब फाइल्स के केस में अगर तुम्हें फाइल्स पे काम करना है, तो फाइल पे भी दो ऑपरेशन हो सकेंगे, कि एक तो ये है कि तुम्हारा प्रोग्राम फाइल पे जाके डेटा लिख सकेगा, और एक ये है कि पढ़ सकेगा, तो पढ़ के अपने अंदर ला सकेगा, ठीक है। तो ये जो है, जो आउटपुट सी सी प्लस प्लस जो है वो आउटपुट कर रहा है ना बाहर, तो ये जो है वो ओ एफ स्ट्रीम कहलाती है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। और जो प्रोग्राम में डेटा पढ़ के अंदर ला रहा है वो आई एफ स्ट्रीम कहलाती है। इसके इस तरफ क्या लगी होगी, जारी बात है फाइल लगी होगी, इस इधर इधर एक फाइल लगी होगी जिसमें से वो डेटा पढ़ के ला रहा है या आ, रख रहा है। तो हमारी जो तस्वीर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। आ, ये जो स्ट्रीम्स हैं, जिस तरह तुमने जब कीबोर्ड स्क्रीन पे काम करना हो तो तुम आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करते हो ना, आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी। तो ये दोनों पड़ी हुई हैं एक लाइब्रेरी में, विच इज़ कॉल्ड एफ स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है, एफ स्ट्रीम डॉट एच। तो अगर तुम्हें फाइल के ऊपर काम करना है तो तुम ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करवाओगे एफ स्ट्रीम की, और तुम्हारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक को आई एफ स्ट्रीम बोलते हैं, एक को ओ एफ स्ट्रीम बोलते हैं। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े कि तुमने डेटा बाहर एक फाइल में लिखना है, तो तुम ओ एफ स्ट्रीम यूज़ कर लेते हो, जिस तरह से तुम पहले सी आउट यूज़ कर लेते थे और स्क्रीन पे डेटा लिख देते थे। इसी तरह से इनपुट करने के लिए तुम आई एफ स्ट्रीम
इस्तेमाल कर लोगे। 3 स्टेप्स होते हैं ये काम करने के बेसिकली, ठीक है? वो 3 स्टेप्स ये हैं कि एक तो हेडर फाइल इंक्लूड करवाओ, इंक्लूड एफ स्ट्रीम, ठीक है? पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि क्रिएट रेलेवेंट स्ट्रीम, यानी या तो आउटपुट स्ट्रीम बनाओ या इनपुट स्ट्रीम बनाओ, ठीक है? और तीसरा ये है कि ओपन फाइल यूजिंग द हैंडल, और आखिरी ये है कि अब तुम फाइल में से रीड राइट करोगे और रीड राइट करने के बाद तुम क्लोज कर दोगे स्ट्रीम को। ये 4-5 स्टेप होंगे जो ये सारा काम करेंगे, ठीक है? ये सारा काम ऐसे होएगा कि हम एक नोटपैड में फाइल बनाएंगे। हेलो हाउ आर यू, ठीक है? ये तुमने एक फाइल बनाई, इस फाइल को तुमने सेव किया सिंपल इन के नाम से, IN मैंने नाम रखा है इसका, in.txt, ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब मैं अपने प्रोग्राम में इस फाइल में से डेटा रीड करूँगा, ये मेरा बेसिक मुद्दा है। तो ये जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं ये मैं आपको बेसिकली करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि एफ स्ट्रीम .h की मैं हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा। अच्छा जी, अब स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ये हैं कि मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की, अब मुझे क्रिएट रेलेवेंट स्ट्रीम करना है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे पास इन नाम की फाइल मौजूद है और मैं उसको पढ़ना चाह रहा हूँ ना अपने प्रोग्राम में, तो आई नीड इनपुट स्ट्रीम, मुझे एक इनपुट स्ट्रीम चाहिए। तो मैं एक IF स्ट्रीम टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा आई, इस आई को फाइल हैंडल बोलते हैं, ठीक है? ये जो मैंने स्ट्रीम बनाई है ना, क्रिएट रेलेवेंट स्ट्रीम आउटपुट या इनपुट, ये इसका जो भी वेरिएबल बनाते हो ना आई, उसको फाइल हैंडल कहते हैं, स्ट्रीम हैंडल कहते हैं, फाइल हैंडल कहते हैं वैसे आप इसके बारे में। तो ये फाइल हैंडल हो गया। अच्छा, अब मुझे फाइल ओपन करनी है। अब तीसरा स्टेप लिखा हुआ है कि ओपन फाइल, तो वो है आई डॉट ओपन और आगे फाइल का नाम in.txt। ये 3 स्टेप्स हो गए, मैंने इंक्लूड किया, मैंने हैंडल बनाया, मैंने हैंडल से पकड़ के फाइल को खोल दिया। अब जब फाइल खुल गई तो बस अब मेरा काम बिल्कुल आसान है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइल में से पढ़ना है और कुछ भी मैं कर लूँ। अब फाइल में से पढ़ना किस तरह है, यहाँ पे ना सी इन को याद किया करो। तुम सी इन में से कैसे पढ़ते थे? तुम एक कैरेक्टर अरे बनाते थे, ठीक है? और तुम कहते थे सी इन टेम्प, ये तुम सी इन से पढ़ते थे ना। अब सी इन क्या करती थी, सी इन जो स्ट्रीम थी वो लगी हुई थी उसके साथ कीबोर्ड के साथ, तो वो कीबोर्ड से पढ़ती थी, ला के टेम्प में रख देती थी। तो अब मैं सी इन की जगह पे लिख दूंगा आई, तो अब ये आई नाम की स्ट्रीम में से पढ़ेगी। आई कहाँ लगी हुई है, आई फाइल को चिपकी हुई है, तो ये फाइल में से पढ़ के ला के रख देगी टेम्प के अंदर। और अब इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, मैं सिर्फ फिलहाल सी आउट करवाऊंगा टेम्प को, ताकि तुम्हें दिखाऊं कि ये चल रही है। पहले तो शक था स्ट्रीम है, तो मैं ठीक कर देता हूँ नोट्स। ये मेरी फाइल में जाएगा और फाइल में से जाके पहला लफ्ज पढ़ के ले आएगा हेलो। हेलो हाउ आर यू लिखी हुई थी ना पहली लाइन, तो हेलो पढ़ के ले आएगा। अब जारी बात है वो सिर्फ हेलो ही लाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जो सी इन का ऑपरेटर है, ये निशान है, ये जो ऑपरेटर है, ये स्पेस पे पढ़ना छोड़ देता है। मतलब जहाँ पे स्पेस आती है ये वहाँ तक पढ़ता है ना। तो अब मुझे अगर पूरी फाइल पढ़नी है तो मुझे इसको एक लूप के अंदर लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा वाइल नॉट आई का एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल एक स्पेशल कैरेक्टर है जो फाइल के एंड पे इनविजिबल लगा होता है, ठीक है? अब मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि वाइल आई की फाइल एंड नहीं हुई, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, तो तुम आई में से एक लफ्ज पढ़ो, उसको स्क्रीन पे सी आउट करवा दो, आउटपुट क्या आएगी? पूरी की पूरी फाइल पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ेगा बड़े अजीब तरीके से। हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज, समझ लो बात को? अब ये क्या कर रहा है, इसने पहला लफ्ज पढ़ा हेलो, जो भी मैंने तुम्हें पढ़ के दिखाया था। अब लूप खत्म हो गया ना, लूप के बाद दोबारा घूमा, अब दोबारा अगला लफ्ज पढ़ा, अगला लफ्ज है हाउ। अब स्पेस वगैरह हमने कहीं नहीं डाली खुद अपनी मर्जी से, तो वो ये सारा कुछ एज इट इज़ वो कर ही जाएगा। तो ये एक तरीका है फाइल से पढ़ने का, ठीक है? तो
फाइल से पढ़ना, पहला तरीका तो यही है कि तुम इस तरह से पढ़ी जाओ, ठीक है। इसमें ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम तुम्हें समझ आ ही नहीं चाहिए कि वो वही प्रॉब्लम है जो सीन की प्रॉब्लम थी कि वो स्पेसेस वाला मसला जो है वो बड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो यू कैन डू मैनी थिंग्स। अब तुम बजाय इसके कि तुम पूरी की पूरी पूरा का पूरा लफ्ज़ पढ़ो, तुम एक हरफ पढ़ सकते हो, ठीक है। अब वो एक हरफ पढ़ने के लिए तुम्हें अरे तो नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक हरफ चाहिए। तो वो इस तरह से होएगा कि आई डॉट गेट, गेट का फंक्शन ये करेगा कि एक हरफ पढ़ेगा टेम्प में से। अब जब हरफ पढ़ेगा तो पहले एच पढ़ेगा, एच आउटपुट, अगला ई पढ़ेगा, फिर एल पढ़ेगा, फिर ओ पढ़ेगा। जब वो स्पेस पे आएगा तो वो स्पेस को भी एज अ हरफ पढ़ेगा, वो उस स्पेस को भी एज अ हरफ पढ़ेगा और उस स्पेस को भी आउटपुट करवा देगा, तो तुम्हें आउटपुट अच्छी सी नजर आएगी। अच्छा, इसी तरह से जब एक लाइन खत्म होती है तो वहां पे एक इनविजिबल स्पेशल कैरेक्टर पड़ा होता है न्यू लाइन का, ये उसको भी पढ़ेगा और उसको भी आउटपुट करेगा, ठीक है। तो तुम्हें आउटपुट बहुत अच्छी सी नजर आएगी स्क्रीन पे कि जो एग्जैक्ट जिस तरह की फाइल में तुम्हारे पास होनी चाहिए थी ना, कि उसने एक एक चीज पढ़ी है और सही तरीके से आउटपुट कर दिया। तो ये है तो ठीक, दिस हैज प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग स्पेसेस, तो कोई नई बात नहीं है ये, मतलब पुरानी सी बात है। अच्छा, दूसरा रास्ता है कि तुम आई डॉट गेट करके एक कैरेक्टर वेरिएबल में डाल दो, ठीक है। और ये ठीक है, दिस इज़ ग्रेट, लेकिन इसमें ये है कि ये इनएफिशिएंट कहना चाहिए इसको, बिकॉज इट रीड्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये एक एक हरफ करके पढ़ ला ना, तो ये पहले एक लूप में एक हरफ पढ़ता है, फिर दूसरा पढ़ता है, फिर तीसरा पढ़ता है, तो काम तो तुम्हारा चल जाता है, लेकिन बहरहाल थोड़ा इनएफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, इसका भी, इससे भी अगर आगे चले जाओ, अगर मैं दोबारा वो अरे बना लूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई डॉट गेट लाइन। गेट लाइन एक फंक्शन है जो पूरी की पूरी एक लाइन उठा के लाता है, ठीक है। वो लाइन उठा के कहाँ रखेगा, टेम्प में, और इसको आपने बताना होता है कि मैक्सिमम कितने हरफ तुम पढ़ सकते हो। अब ये पूरी की पूरी लाइन पढ़ के ले आएगा एक दफ़ा में, तो ये अच्छा है काफ़ी। इसने देखो हेलो हाउ आर यू, यहाँ तक पूरी एक लाइन मेरी पढ़ ली, और पढ़ने के बाद लाके उसने स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब वो ज़ाहिर बात है वो आखिरी स्पेशल कैरेक्टर नहीं पढ़ा जा रहा, तो उसके लिए तुम यहाँ पे एंड एल हाथ से डाल दो। इसका मतलब है कि वो पहले एक लाइन पढ़े, फिर एंड एल होए, फिर दूसरी लाइन, फिर एंड एल होए, फिर तीसरी लाइन, फिर एंड एल होए, ठीक है। तो एक रास्ता तो ये है, तीसरा जो गेट लाइन है। अच्छा, गेट लाइन के दो फ्लेवर्स होते हैं, ये भी ज़रा याद रखना। तो आई डॉट गेट लाइन के दो फ्लेवर्स होते हैं। पहले तो तुम उसको एक, ये इतना तो आसान है ना। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है एक डीलिमिटर, यानी मैं तीसरा आर्गुमेंट जो है वो ऑप्शनल है। देखो मैंने इधर नहीं दिया फिर भी चल गया, लेकिन इधर मैं एक ऑप्शनल दे भी सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये करता है, इसका मतलब ये होता है कि तुम कह रहे हो कि तुम एक लाइन पढ़ो, उसके 100 हरफ पढ़ो, टेम्प में डाल दो, लेकिन वहां तक पढ़ना जहां तक एक्स आता है, यानी वो जिस उस लाइन में अगर एक्स आ गया तो वो एक्स पे पढ़ना छोड़ देगा, ठीक है। अब एक्स तो नहीं है, मैं डब्ल्यू करके तुम्हें दिखाता हूँ। मैं डब्ल्यू लिखता हूँ, होएगा ये कि वो डब्ल्यू पे पढ़ना इस दफ़ा छोड़ देगा। तो हेलो हाउ पे आके रुक गया, मतलब वहाँ पे उसने उसको लाइन तोड़ दी। यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो लूप के अंदर है इसलिए ये आ रहा है, लेकिन बहरहाल इस वक्त तुम सिर्फ गेट लाइन से ये समझो कि ये जो तीसरी चीज़ है, तीसरा आर्गुमेंट वो एक डीलिमिटर होता है। थर्ड आर्गुमेंट इज डीलिमिटर, और ये ऑप्शनल है, लिखो ना लिखो चलेगा। इसका बड़ा फ़ायदा है, लेकिन थोड़ा आगे जाके मिलेगा। तो फाइल से पढ़ना इन तीन तरीकों से बेसिकली तुम करोगे। अच्छा, राइट टू अ फाइल क्या होएगा, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है भाई, तीनों तरीके चलेंगे, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा ज़रा, जी सर। क्योंकि मैं अभी सारा काम करूँगा लेकिन एक आउटपुट फाइल के ऊपर। तो अब मुझे एक फ़ाइल पे लिखना है, तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की। अब मैं स्ट्रीम बनाऊँगा, लेकिन इस दफ़ा मैं ओ स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। मैं इस दफ़ा उसको कहूँगा ओ, उसका नाम रख दिया, ये मेरा हैंडल है। इसकी मदद से मैं एक फ़ाइल खोलूँगा, आउट डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं।
राइटिंग टू अ फाइल में पहली बात ये है कि इफ़ यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट फाइल इज क्रिएटेड automatically. If it already exists, file is overwritten. ये जिक्र मैंने किया नहीं, लेकिन यहाँ पे करता हूँ मैं। ठहरो, इन नाम की फाइल तो थी ना, लेकिन इन ASDF ये तो कोई फाइल नहीं थी ना मेरे डेस्कटॉप पे। तो अब इसको अगर चलाते हो तो जब उसको खोलने की कोशिश करेगा उसको फाइल नहीं मिलेगी, प्रोग्राम आपका मतलब फंस जाएगा और ये मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा, ये फंसा पड़ा है बस। ठीक है, ये यहाँ पे एरर आएगा और ये फंस जाएगा ना कि इसको ये फाइल मिली ही नहीं है। लेकिन आउटपुट में ऐसा नहीं होता। आउटपुट में अगर तुम्हारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल ओवर राइट हो जाती है। तो OF स्क्रीन टाइप का O डॉट ओपन आउट डॉट txt। ठीक हो गया। सवाल ये है कि फाइल ओपन हो गई, अब नेक्स्ट काम क्या है, इसके अंदर लिखना है। तो तुम स्क्रीन के ऊपर किस तरह लिखते थे, न्यू फाइल है, ये लाइन जो है ये स्क्रीन के ऊपर लिख देगी। तो इसी तरह से अगर मैं ये O लिखता हूँ तो ये सिंपल लाइन जो है ये मेरी फाइल के अंदर जाके लिख देगी। अब ये देखने वाला इसलिए है कि जब तुम इसको चलाओगे, जब मैं इसको रन करूँगा तो तुम्हारे डेस्कटॉप पे फाइल क्रिएट होएगी। ये जब मैंने चलाया है तो ये आउट नाम की फाइल क्रिएट हुई है। ज़ाहिर बात है स्क्रीन पे तो कुछ नहीं आना, स्क्रीन पे तो मैंने आउटपुट की कोई नहीं, लेकिन ये फाइल आउट नाम की क्रिएट हुई है और उसके अंदर लिखा हुआ आ गया न्यू फाइल हेयर। तो आउटपुट फाइल्स में ये एक तो पहली ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आउटपुट फाइल्स में लिखते किस तरह हो, एक तो सिंपल सा तरीका वही है ना जो सी आउट वाला है, कि इस तरह से करके मैसेज लिखवा दो। ठीक है, दिस इज नो प्रॉब्लम। एक रास्ता है ओ डॉट पुट वाला, और यहाँ पे कोई कैरेक्टर तुम लिख के लिखवा सकते हो। ठीक है, तो पुट लाइन मेरा ख्याल है नहीं है इसमें, मेरा ख्याल है राइटिंग के अंदर पुट लाइन नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। होगा ओ मौजूद, अच्छा राबिया आ गई, राबिया पाकिस्तान। तो हाँ, क्लोज मैंने तुम्हें नहीं दिखाया, क्लोज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो होगा। ठीक हो गया, गुड है। तो इट्स गुड प्रैक्टिस के एंड पे इन दोनों फाइल्स को ना क्लोज किया करो, मतलब लिखा करो आई डॉट क्लोज, ओ डॉट क्लोज। इसके इसके फ़ायदे हैं काफ़ी सारे, इंपॉर्टेंट है। चक्कर ये है कि ये जो तुम स्ट्रीम्स बनाते हो ना, ये स्ट्रीम्स एक मतलब लिंक, एक पाइप की तरह होती हैं, एक पाइप की तरह होती हैं जिसमें C++ डेटा डालता जाता है और उस फाइल में वो डेटा निकाल के उधर आप रखते जाते हो। स्ट्रीम्स एक बड़ा पावरफुल सा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पे ये है कि इसको एक पाइप की तरह समझो जिसमें मैं डेटा डालता जा रहा हूँ, उधर से वो डेटा निकलता जा रहा है। अब होता ये है कि स्ट्रीम के अंदर डेटा बफर भी हो जाता है, कुछ डेटा यहाँ पे स्टक हो जाएगा। तो जैसे ही तुम स्ट्रीम क्लोज करते हो, ये तुम स्ट्रीम को कह रहे हो कि वो जो भी डेटा उसके अंदर है वो दूसरी तरफ निकाल ले, ज़बरदस्ती निकाल ले। ठीक है, तो कई जगहों पे ये होएगा कि तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा, सब कुछ ठीक ठाक होएगा, लेकिन तुम्हें डेटा नज़र नहीं आ रहा होएगा दूसरी तरफ। तो वहाँ पे फिर ये चीज़ करना पहला स्टेप होना चाहिए। अगर तुम्हें ये सब कुछ समझ आ चुका है तो तुम मेरा एक काम करो, और वो ये करो कि ये आउट नाम की फ़ाइल मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और इन नाम की फ़ाइल में मैं लिखता हूँ अली 12 ये मैंने कुछ 3 चीज़ें लिख दी हैं, अली खान और 24 और ये जो भी लिखा है। अब आपने ये करना है कि मुझे एक आउटपुट फ़ाइल बना के देनी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि लाइन 1 इज़ लाइन 1 इज़ जो भी है, लाइन 2 इज़ जो भी है,
लाइन 3 इज पहले पढ़ी बात मैं क्या कह रहा हूँ। आपने पहली फाइल में से पढ़ना है, पहली फाइल में से आपने पढ़ना है और मुझे आपने एक आउटपुट फाइल बना के देनी है आपके प्रोग्राम ने, जो जिसके अंदर वो तीनों लाइनें मौजूद हों जो उसके अंदर थी, मतलब इधर लिखी हुई हैं, वो जो भी लाइन लिखी हुई थी वो इधर तीनों में लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले ये भी लिखा हुआ है कि ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 थी और ये लाइन 3 थी। मतलब ये कुछ साथ आपने उसके वो करना है, ठीक है। तो करोगे कैसे, ज़ाहिरी बात है आप इधर से अपनी इन वाली फाइल जो है, जो मैंने बना दी है आपको, उसमें से आप पढ़ोगे। ये जो इन txt की फाइल है, इन डॉट txt की फाइल है, इसमें से आप रीड करोगे ना, रीड करोगे वो डेटा उस दूसरी फाइल में जाके राइट करोगे। हाँ जी, वो करते हो। अगर समझ आ रही है तो ट्राई करो, वरना मैं करता हूँ। जागो जागो, सुबह हुई। मैं कर देता हूँ अगर अभी फिलहाल समझ नहीं आ यस रहा। सर, करूँ? कह रही हूँ। कर रही हो या मैं करूँ? आप भी कर ले। नहीं, फिर मैं इंतज़ार करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, बस 2 4 5 मिनट इंतज़ार करूँगा, ठीक है। ओके सर। सर आप करें। इतनी जल्दी? जी सर। बेहतर नहीं है तुम थोड़ा सा लड़ो इसके साथ। अच्छा, स्टेप्स बनाओ, पे स्टेप्स क्या होंगे? सर सबसे पहले हम एक IF स्टीम लेंगे, आई उसको ओपन करेंगे, फिर गेटलाइन करेंगे। ये सारा कुछ तुमने बोल दिया, तो हम एक आई स्ट्रीम लेंगे, उसका नाम आई रख देंगे, उसको उसके साथ ओपन करेंगे कौन सी फाइल, ज़ाहिरी बात है इन वाली फाइल जिससे हम पढ़ लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? गेटलाइन। गेट लाइन, गुड, सारा तो ठीक है। गेट लाइन करोगे, टेम्प में डालोगे 100 कर दो, ठीक है। 100 मैं अभी लिख देता हूँ बस कि वो पूरी लाइन ही पढ़ लेगा, और टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लो ऊपर। गुड, यहाँ तक ठीक है। अब तुमने वो लाइन जो है उसमें से पहली लाइन पढ़ के तुम ले आई हो, ये लाइन तुम्हारे पास टेम्प में पड़ी हुई है, ठीक है। अब आगे क्या करोगी? अब IF स्टीम। इस तस्वीर को देखो, इस लाइन में से, इस फाइल में से तुम एक लाइन पढ़ के अपने पास ले आई हो, वो तुम्हारे पास कहाँ पड़ी हुई है? टेम्प में वो लाइन तुम्हारे पास पड़ी हुई है। दैट्स, जी। तुमने वही लाइन अगली फाइल में लिखवानी है ना, तो लिखवानी जी। है, हाँ जी। लिखवाना, OF। लिखवाना, ठीक है, लिखवाना है। तो अब तुम एक फाइल बनाओगे आउट डॉट टी नाम की, लगी समझ? जी सर। अब अगला काम बताओ कैसे करो। अगला काम ही एक्चुअली इस ये फाइल का काम है। ओ डबल एंगल, और यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले लाइन 1,
और फिर डबल एंगल और फिर वो टेम्प। मैंने निशान उल्टे नहीं डाल दिया, उल्टे डाल दिए, ये निशान और फिर एंटर, हो गया डन। जी। लेकिन प्रॉब्लम है ना, जब मैं चलाऊंगा तो फाइल भी बन जाएगी, उस फाइल में डेटा भी आ जाना चाहिए, लेकिन आएगा सिर्फ एक लाइन। फिर लूप में करते हैं इसको। इसको लूप में कर दो। तो अब लूप में क्या क्या करोगे ये जरा सोचना पड़ेगा। तो ये जो दो लाइनें हैं इनको तो लूप में नहीं ना डालना, ये तो एक ही दफा बस फाइल बनानी है, खोलनी है, ठीक है ना। तो इसको इधर ले जाओ, समझो ना, ये तो लूप में नहीं ना डालना, तो ये हम लूप में डाल देंगे वाइल। हाँ जी, लूप क्या होएगा? नॉट इक्वल हाँ, आई डॉट ई ओ एफ। और ईओएफ का मतलब ये फाइल, निशानी है एक, हमारी। एक निशानी है। तो अब तुम ये कर रही हो कि जब तक तुम्हारी इनपुट वाली फाइल खत्म नहीं हो रही तुम चलती जा रही हो। तुमने पहली लाइन पढ़ी, टेम्प में डाली, उसको तुमने प्रिंट करवा दिया। दूसरी लाइन पढ़ी, टेम्प में डाली, प्रिंट करवा दिया। तीसरी लाइन पढ़ी तो ठीक हो गया, चल पड़ेगा। ये कोई मसला है? चल पड़ेगा। एक मसला है, जब मैं रन करूंगा और जब मैं फाइल पढ़ूंगा तो उसमें हर जगह पे लाइन 1 लिखा होगा, लाइन 1 लाइन 1 लाइन 1 लिखा होगा। ये लाइन 1 2 3 करनी थी ना हमने। जी। तो यहाँ तो पे काउंट चलेगा। इसको काउंट का वेरिएबल बना दो, ठीक है। जी। और नॉट डिफिकल्ट, काउंट के वेरिएबल को आप बढ़ा दो, काउंट प्लस प्लस कर दो, और फर्स्ट टाइम काउंट को आप करवा दो 1, 1। ठीक है। दिस इज मच बेटर, ये काफ़ी हद तक काम कर जाएगा। अब अगर मैं फाइल खोलता हूँ तो मेरा लाइन 1 2 3 ये 4 5 क्यों आ रहा है यार? उसमें एक्स्ट्रा लाइनें होंगी। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा लाइनें नहीं, खाली लाइनें हैं, वो पढ़ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा लाइनें ख़त्म कर दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब मैं इसको जाके रन करूँगा, अब अपनी आउट की फाइल देखूंगा तो वो लाइन 1 2 3 पे आ गया। वेरी गुड, ठीक है, समझ आई बात की। यस सर। अब मुश्किल काम करूँ? यस सर। आओ फिर खेलिए। लो जी, मुश्किल काम और जो इसका एक्चुअल इस्तेमाल है। अगेन तस्वीर वही है कि तुम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम हो। इस दफ़ा जो इनपुट फाइल है ना उसकी एक ख़ास शक्ल है, ठीक है। इस दफ़ा जो इनपुट फाइल तुम्हें मिलेगी उसकी एक ख़ास शक्ल मिलेगी। इस दफ़ा तुम्हें मिलेगा, लिखा होएगा अली कॉमा लाहौर कॉमा सैलरी लिख लो 12,000, ठीक है। खान कॉमा लाहौर कॉमा 13,000, ठीक है। तुम्हें इस दफ़ा जो इनपुट फाइल मिलेगी उसमें ये डेटा लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और तुमने ये करना है, ज़ाहिर बात है कि तुमने इस डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है। अब दो फाइल्स तुमने मुझे बना के देनी है। पहली फाइल जो होगी वो आउटपुट करेगी टोटल सैलरी, बस। पहली फाइल सिंपल होएगी जिसमें लिखा होएगा कि टोटल सैलरी इतनी आ रही है, जो भी टोटल आता है, ठीक है। ठीक है, बस यही कर दो, ठीक है, बस यही करो। हाँ जी, इनफ है, बहुत है, इसमें सारा कुछ इसी में चेक हो जाएगा। तो बस तुमने मुझे ये बना के देना है कि तुमने एक फ़ाइल बनानी है जिसमें टोटल सैलरी मेरी कैलकुलेट होके आ जाए कि भाई ये टोटल सैलरी है, ठीक है। तो समझ आ गई बात की? पहले तो बताओ, ये प्रोग्रामिंग में ना बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। इसको ना, इन चीज़ों को कॉमा डिलिमिटेड फाइल्स कहते हैं। ये कॉमा डिलिमिटेड फाइल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। कॉमा डिलिमिटेड का मतलब होता है कि हर फील्ड के बाद कॉमा लगा होता है, ठीक है। तो यानी हर जो आइटम है ना, तुम्हें पता है कि इसका फॉर्मेट क्या है, कि पहले नेम है, फिर कॉमा है, फिर सिटी है, फिर कॉमा है, और फिर सैलरी है, ठीक है। ये फिक्स्ड फॉर्मेट होता है जो तुम्हें मिल रहा होता है अपने कोड के अंदर। कोड के अंदर तुम उसकी प्रोसेसिंग कुछ इस तरह से करते हो कि जो भी चीज़ तुम्हें रिक्वायर्ड है वो तुम निकाल के बाहर आउटपुट करवा देते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें सादी हैं, बल्कि जो पहले करना है वो तो करें ना। पहले तो इसका फॉर्मेट बनाए ना। तो अली साहब लाहौर के हैं, स्पेसेस भी ना डालें,
लाहौर के हैं और इनको मिल रहा है 12,000 रुपया। हाँ साहब भी लाहौर के हैं और इनको मिल रहा है 23,000 रुपया। जॉय साहब कराची के हैं, ये बन सेम, ये मेरी फाइल बन गई जो इन वाली। तो तुम्हारे कोड को ही चेंज करूंगा, मेरा नहीं ख्याल मुझे काउंट की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। तो मैंने इन वाली फाइल खुलवा ली, मैंने आउट वाली फाइल खुलवा ली। ये तो एक वन टाइम मैंने काम करना था, मैंने कर ही लिया, ठीक है। अब मुझे आगे क्या करना है, ये लॉजिक सारी बदलेगी मेरे ख्याल में, ठीक है। ठीक है, डेफिनेटली तुम गेट लाइन करोगे मेरा ख्याल है, तुम टेम्प के अंदर पहले लाइन पढ़ोगे तो कुछ करोगे ना। तुम्हारे पास ये सारी लाइन जो है पहली वो टेम्प के अंदर आ गई। अब सैलरी कैसे निकालोगे, ऊपर एक वेरिएबल ले लो, इंट टोटल इज इक्वल टू 0, जैसा सम करते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस करके करते हैं ना, तो उसी तरह टोटल तुमने एक वेरिएबल ले लिया 0 के ऊपर। अब तुम्हारी जिंदगी में एक मुश्किल है, वो क्या है? हमने लाइन को तोड़ना है। एग्जैक्टली, उसको क्या कहते हैं? str टॉक यूज कल कहा करेंगे। कल 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 हमने बात की थी टोकनाइजिंग, तो इसको टोकनाइजिंग स्ट्रिंग कहते हैं। टोकनाइजिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग के हिज्जे करना, इसको तोड़ना। कहाँ पे तोड़ना है इसको? इस कॉमे के ऊपर तोड़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल str टॉक, इसको तोड़ना है, टेम्प को तोड़ना है। तोड़ना कहाँ पे है? तोड़ना है कॉमे के ऊपर, ठीक हो गया। यानी हमने इसको जी। बताना ना कि उसने इसको कहाँ पे तोड़ना है। अच्छा, अब मुझे चाहिए होंगे कुछ और स्ट्रिंग्स में str नाम रख लेता हूँ। अब ये जो मैंने टोकन बनाया है, ये मैंने डाल दिया str में, ठीक है। अब तो यहाँ से समझने की कोशिश करना। जब मैंने स्ट्रिंग टॉक किया तो मेरे हाथ में क्या आएगा? मेरे हाथ में अली आएगा, क्योंकि जब उसने पहली दफा इसको छुरी मारी कॉमे के ऊपर तो उसने अलहदा क्या किया? अली अलहदा किया। मुझे अली नहीं चाहिए, मैं दोबारा स्ट्रिंग टॉक करूंगा, लेकिन इस दफा मैं पहला आर्ग्यूमेंट नल रखूंगा। नल सी प्लस प्लस को ये बताता है कि जो पुराना तुम टोकनाइजिंग चला रहे हो उसी को आगे चलाओ। तो मैं कहूंगा str इज इक्वल टू, यानी अब मेरे हाथ में क्या आया? अब मेरे हाथ में लाहौर आया। और अब मैं ये लाइन तीसरी दफा रिपीट करूंगा तो मेरे ख्याल में मेरे हाथ में सैलरी आ जाएगी, ठीक है। जस्ट टू चेक कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं कि हमें पता तो चले ना कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी जो होनी है। स्ट्रिंग टॉक का फंक्शन जो है वो पड़ा हुआ है स्ट्रिंग की लाइब्रेरी में, और आई थिंक जो नल का कीवर्ड है ना वो पड़ा हुआ है stdlib में। ये जो नल का कीवर्ड है ये भी सी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, तुम्हें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती है। पहले तो उसको ज़रा वो करो ना, इनकम्पैटिबल टाइप्स रियली, क्यों वजह? अच्छा, इसको पॉइंटर बना देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। वेरी गुड। तो मैंने सिर्फ अभी अभी मेरा काम नहीं हुआ पूरा, अभी मैंने सिर्फ उसके हिज्जे करके ये देखने की कोशिश की है कि मतलब जो उसके वो बनते हैं, मतलब उसको मैंने अलहदा करने की कोशिश की और मुझे फिर बाकी तीनों हिस्से अलहदा हो गए हैं। लो भाई, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी नया काम है तुम्हारे लिए। मैं कल तुम्हें इसलिए कह रहा था कि ये जब तुम फंक्शन इस्तेमाल करते हो ना इनकी, तब समझ आती है। इसमें नल के ऊपर ज़रा गौर से सोचो क्या हुआ है और क्यों हुआ है। समझ आई यार?
मुश्किल सा काम है ये ज़रा, लेकिन करना है इसको, मतलब है भी इम्पोर्टेंट। और जब तुम पहली दफ़ा ये छुरी मारते हो ना, तो छुरी कहाँ पे मार रहे हो? कॉमे पे। तो तुम्हारे हाथ में अली आता है, वो अली चला गया एसटीआर। अब अगर तुम दोबारा इसको टेम्प कह दोगे ना यहाँ पे, तो वो पता क्या करेगा? वो टेम्प पे दोबारा छुरी मारना शुरू कर देगा, यानी वो सेम अली ही तुम्हारे हाथ में आएगा। नल लिखने से ये होता है कि आप सी प्लस प्लस को कह रहे हो कि जहाँ पे छुरी पिछली दफ़ा खत्म की थी वहीं से आगे चलाओ। तो अब वो उसी स्ट्रिंग में अगला टोकन तुम्हें पकड़ाएगा एसटीआर की शक्ल में। फिर इसी तरह, अब हमें इसमें सिर्फ इंटरेस्ट था तीसरे के अंदर, वो हमने अलहदा कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें टोटल के अंदर प्लस करना है, इक्वल टोटल प्लस एसटीआर। लेकिन यहाँ पे भी एक वो है ना प्रॉब्लम, एसटीआर तो स्ट्रिंग है, मैंने एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया हुआ है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए टू आई, अल्फा टू इंटीजर। याद आ रहा है फंक्शन पढ़ा था अल्फा टू इंटीजर? तो इस तरह की जगहों पे वो यस इस्तेमाल होता सर। है। मुझे ये नहीं याद कि वो किस लाइब्रेरी में था, चलो चल गया। तो वंस दिस इज डन, जब ये लूप चल पड़ेगा तो मेरे पास टोटल के अंदर अपना आंसर आ चुका होगा कि मेरा ये आंसर है। एंड पे मैंने आंसर का करना क्या है? मैंने अपनी फाइल में जाके रखवा देना है। तो मैं कहूँगा कि टोटल सैलरी इज इक्वल टू टोटल। अब मेरी स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, मेरी स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो मतलब फाइल पीछे बन जानी चाहिए। पता नहीं कंपाइल नहीं हुआ, मतलब, ठीक है। अब मेरे पीछे फाइल बन जानी चाहिए आउट की, जिसमें मेरी टोटल सैलरी आ गई कि जी 38,000 है। ये बहुत पावरफुल प्रोग्राम है और बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। इसको ज़रूर करना, मतलब इसको, इसकी डिफरेंट वेरिएशंस बना लो, कुछ भी बना लो, तुम्हारी इनपुट फाइल में कुछ भी पड़ा हुआ है तो तुम ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एक दो छोटी-छोटी बातें जिनका मौका बिल्कुल नहीं मिला, ये तो मैंने बता दिया कि अगर ये फ़ाइल नहीं पढ़ी होएगी तो कुछ भी नहीं होएगा, एरर आएगा। और अगर ये फ़ाइल नहीं पढ़ी होएगी तो वो खुद ब खुद बन जाएगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि हर दफ़ा ऐसे ही लिखना ज़रूरी नहीं है। तुम यहाँ पे पूरा पाथ लिख सकते हो, सी कोलन बैकस्लैश फलाना बैकस्लैश फलाना, मतलब जहाँ पे भी फ़ाइल पड़ी है। अगर तुम कोई पाथ नहीं लिखते तो वो ऑटोमेटिकली जाके उसको ढूँढता है उस जगह पे जहाँ पे ये सी प्लस प्लस का एक्चुअल कोड पड़ा हुआ है। तो मेरा कोड भी डेस्कटॉप पे पड़ा था, मेरी फाइल भी डेस्कटॉप पे पड़ी थी, इसलिए ये बगैर किसी इशू के चलता रहा, वरना वो मुझे कहता कि फाइल नहीं मिल रही और इस तरह के इशूज़ हैं। लो जी, यहाँ तक ठीक है? तबीयत या ख़राब हो गई? यस सर। आप तो ठीक नहीं है। हुई? हाँ, नहीं ठीक नहीं। होनी चाहिए। लो भाई, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वो प्रोग्राम्स है ना, इसने स्पेस के साथ किया हुआ है। इसे स्पेस दी हुई है, मैंने कॉमा लगा दिया, बात वही है। अच्छा, अब ये सारा जो आपने पढ़ा है, ये वो टोटल सैलरी वाला प्रोग्राम आ गया, टोकनाइजिंग वाला प्रोग्राम आ गया। अच्छा, ये सारा जो आपने पढ़ा है, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल फाइल्स। अब फाइल खोली आपने, खोल के आप पढ़ना शुरू हुए तो आप सीक्वेंस में पढ़ते जाते हो एक एक करके ना, मतलब आप एक एक करके मतलब कैरेक्टर्स पढ़ते जा रहे हो। एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा जी, ये सीक्वेंशियल फाइल्स हैं जिसमें तुमने ये समझना है। अब ये ज़रा थोड़ा तेज़ी से होएगा, ये हमेशा ही तेज़ी से करते हैं। ये जब तुम एक फ़ाइल खोलते हो ना, तो उस फ़ाइल के अंदर एक इनविजिबल पॉइंटर होता है, 2 इनविजिबल पॉइंटर होते हैं इनफैक्ट, ठीक है? एक को जी का पॉइंटर कहते हैं, एक को पी का पॉइंटर कहते हैं। जी का पॉइंटर और पी का पॉइंटर। जी होता है गेट का पॉइंटर, पी होता है पुट का पॉइंटर। जब तुम एक फ़ाइल खोलते हो और तुम फाइल में से पढ़ना शुरू करते हो, तो फाइल के अंदर तो बेतहाशा डेटा लिखा हुआ है ना। अब वो कहाँ से पढ़ना शुरू करेगा? वो जहाँ पे उसका जी का पॉइंटर है वहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, और जी का पॉइंटर ऑटोमेटिकली शुरू में होता है। तो ये एक सीक्वेंशियल फाइल होती है कि वो जी का पॉइंटर तरतीब से चलता जाता है और पढ़ता जाता है। अगर मैं इस जी के पॉइंटर को उठा के इधर ले आऊँ, तो ये रैंडम फाइल बन गई।
बस इतना फ़र्क है सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल में, ठीक है? मैं बच्चों वाली बातें नहीं कर रहा, क्योंकि सीक्वेंशियल फाइल में मतलब तुम ईच कैरेक्टर इज़ रेड सीक्वेंशियली, ज़ाहिर बात है। तुम लोग बड़े नए हो, वरना पुराने ज़माने में जो कैसेटें होती थी जिस पे गाने सुनते थे वो भी सीक्वेंशियल होती थी। अगर आपने चौथा गाना सुनना होता था तो आप पहले 3 गाने या तो सुनते थे या उनको आगे करते थे, फिर चौथा गाना आता था, सीक्वेंशियल था। जब सीडीज़ और यूएसबीज़ आईं, तो उसमें ये हुआ कि अगर चौथा गाना चलाना है तो डायरेक्ट चौथा गाना चलता था, पहले 3 सुनने नहीं पड़ते थे। तो ये फ़र्क है सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल्स का ना। तो रैंडम फाइल में बेसिकली रीड राइट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है? गेम सारी क्या है, वो इन 2 पॉइंटर्स की गेम है, जी और पी। ये जी और पी के जो पॉइंटर हैं, गेट एंड पुट पॉइंटर्स, इनके 4 फंक्शंस हैं, ठीक है? एक है टेल जी, एक है नहीं, देख लेते हैं, याद नहीं है। टेल टेल और सीक है शायद, हाँ, सीक जी। तो एक है टेल पी और एक है सीक पी। टेल जी जो है वो इस वक्त तुम्हें जी की करंट पोजीशन बताता है, और टेल पी जो है वो तुम्हें पी की करंट पोजीशन बताता है। पहले तुम करंट पोजीशन देखोगे और फिर तुम उसको मूव कर दोगे। सीक जी जो है वो जी के पॉइंटर को हिलाता है, और सीक पी जो है वो पी के पॉइंटर को हिलाता है, ठीक है? यार ये जो है ना 19वें के शुरू में जो रीडिंग है वो बड़ी मज़ेदार है, वो ज़रूर करना। 19वें के शुरू में, मतलब इसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये ज़रा तुम्हें समझाती है कि कंप्यूटर साइंस में क्या-क्या चीज़ें कितनी बारीक हैं। मतलब वो डिस्क के ऊपर जब तुम सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल्स पे काम करते हो तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। तो इसकी पहले 3-4 सफ़े पढ़ना ज़रूर। एग्ज़ाम से जो इसका ताल्लुक है वो आगे से शुरू होता है। अ, जब हम ये अभी तक वही बात चल रही है, यहाँ से शुरू होता है। तो हर फाइल में एक पोजीशन होती है, ठीक है? तो टेल जी जो है वो तुम्हें बताएगा कि इस वक्त तुम्हारा पॉइंटर जी वाला पॉइंटर कहाँ पे है। अच्छा, ये जो है ना इनकी वैल्यूज जो है ना, हाँ ये भी अच्छी बात है, दीज आर लॉन्ग वैल्यूज, और इनकी डेटा टाइप जो है वो लॉन्ग होती है। मतलब अगर तुम टेल करवाओ और टेल करवा के तुम एक इंटीजर में डाल दो तो वो नहीं जाएगा, वो एरर आएगा। तो इट मस्ट बी मतलब लॉन्ग का वेरिएबल होना चाहिए। तो इसी तरह से टेल पी है, यानी बेसिकली मैं ये कहूँगा कि मैंने एक फ़ाइल खोली, ए फ़ाइल नाम है, मेरा फ़ाइल का हैंडल है। जैसा तुम ओ और ए आई खोल रहे थे ना, ये वाली, उस तरह से समझो कि ए फ़ाइल मेरी फ़ाइल का हैंडल है। अब जब मैं कहूँगा ए फ़ाइल टेल पी, तो ये मुझे करंट पोज़ीशन रिटर्न करवा देगा, ठीक है? अब ये मैं क्या हरकत कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ए फ़ाइल का जो पुट का पॉइंटर है, जो पी का पॉइंटर है, उसको मूव करवाओ, सीक का मतलब है कि उसको मूव करवाओ 0 बाइट्स फ्रॉम द एंड ऑफ फ़ाइल। मैं मानता हूँ ये लिखने का तरीका तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। ये बिल्कुल नया है, इसको बस फ़िलहाल तो याद ही करना पड़ेगा। आगे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये आईओएस क्लास है, ये स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर है, डबल कोलन, और ये तुम पढ़ोगे सारा कुछ, लेकिन ये मिड के बाद होएगा सारा कुछ। फ़िलहाल तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पुट के पॉइंटर को मूव करवा रहा हूँ और कहाँ लेके जा रहा हूँ? 0 बाइट्स फ्रॉम द एंड ऑफ फ़ाइल, व्हिच मीन्स कि मैं एग्ज़ैक्ट एंड ऑफ फ़ाइल पे उसको लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तो अब वो एंड ऑफ फ़ाइल पे मूव कर देता है। इसके एग्ज़ाम्पल्स करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3। मैं कह रहा हूँ कि सीक करवाओ जी को, मैं गेट के पॉइंटर को हिला रहा हूँ। मैं हिला क्या रहा हूँ? मैं उसको 10 बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल, यानी मैं उसको कह रहा हूँ कि तू भाई 10 बाइट जी के पॉइंटर को 10 बाइट्स हिल जा फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी यहाँ से गिनती करो और 10 बाइट्स आगे चले जाओ। ये मैं उसको कह रहा हूँ। ये एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग। चक्कर ये है कि अगर तुम खाली 10 टाइप कर दो ना तो वो इंटीजर काउंट होता है। तो अगर तुम उसको एज अ लॉन्ग ट्रीट करना चाहते हो तो साथ ये एल लिखते हो। 20 बाइट्स फ्रॉम करंट पोजीशन, जहाँ पे भी जी का पॉइंटर इस वक्त करंटली है वहाँ से 20 बाइट्स आगे चले जाओ। अच्छा, ये प्लस माइनस में चलता है, मतलब तुम -10 भी कह सकते हो। इसका मतलब है 10 बाइट्स पीछे को चले जाओ करंट पोजीशन से। ये छोटे-छोटे से एमसीक्यूज़ हैं, आते हैं, और इनका सिंटैक्स जो है ना वो ज़रूरी है। प्रोग्राम नहीं कर रहा, प्रोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो हिस्सा है, सॉरी, जो मैं आपको कह रहा था कि ज़रूर पढ़ना। वो स्टार्ट वाला नहीं था, सॉरी, ये वाला हिस्सा था। ये पढ़ना बड़ा मुश्किल है वैसे, क्योंकि इसमें कोई तस्वीरें नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, इसने बस लफ्ज़ों में समझाया हुआ है कि ये कैसे वो मिडल ऑफ द फाइल इंसर्ट करता है। तो आज तो तुम ये पढ़ोगे और मुझे बताओगे अगली दफ़ा
कि तुम्हारे सिर में दर्द होता है, यानी ये 3 सफ़े हैं, ठीक है? और बस मेरा ख्याल है कॉपिंग अ फाइल इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, ये भी करते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ, मैं नहीं कुछ इस पे और करना चाहता। जो सीक्वेंशियल फाइल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम करना, जो प्रोग्राम्स मैंने चलाए हैं वो चलाओ, जो बुक में है वो चलाओ। जब वो 100% कॉन्फिडेंट हो जाओ ना, फिर रैंडम फाइल पे आओ। रैंडम फाइल में मैं तो तुम्हें नहीं कहूँगा कि ज़्यादा काम करो, बिल्कुल भी। क्वेश्चंस जो इसमें हैं वो इन 4 फंक्शंस के इर्द-गिर्द हैं, ठीक है? इन 4 को ज़रूर चला के देख लो कि एक दफ़ा तुम्हें समझ आ जाए कि अच्छा वो 10 बाइट्स आगे जाना, पीछे जाना किस तरह करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ ज़्यादा वरी ना करना। और बस रुक जाओ यहाँ पे, काफ़ी है। अब मुझे लगता है तबीयत ख़राब हो गई है, तो कुछ नहीं। नो सर। अभी भी ठीक है। मैंने यस कोशिश की है खराब होए, लेकिन वो नहीं होती, चलो हो जाएगी। राबिया की हो